वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लोडिंग गुड। आज 30 अक्टूबर 2021 है और दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक कोट के साथ। मैन नोज सो मच एंड डज सो लिटिल। हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम बहुत ही कम चीज़ों को इम्प्लीमेंट या फिर फॉलो करते हैं। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विथ एवरी वन ऑफ अस। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं तीन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और एक और सेक्शन है आज फाइनेंशियल न्यूज़ का सेक्शन। आप में से एक स्टूडेंट की कमेंट आई थी और कहा था कि क्या जो रेगुलर हिंदू एनालिसिस में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, क्या बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए वो पर्याप्त हैं? तो उसका आंसर मैं आपको इस सेक्शन में दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर सेल चल रहा है। दिस इज़ अ मंथ एंड सेल। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर 31 अक्टूबर यानी कि कल तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज और कल 2 दिन बचे हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज एनी स्मार्ट कोर्स देन दिस इज़ द राइट टाइम। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट, हमारा मोबाइल ऐप या फिर इस नंबर के ऊपर से मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है फाल्गुनी नायर। और फाल्गुनी नायर जो है, ये नायका नाम की एक कंपनी है। नायका नाम की ये जो कंपनी है, ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये एक यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ चुकी है। यूनिकॉर्न यानी कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो हमारे देश की फर्स्ट ऐसी यूनिकॉर्न जिसके फाउंडर एक महिला है, तो दैट इज़ नायका, और फाउंडर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सो दिस इटसेल्फ इज़ ए गुड न्यूज़ कि एक महिला ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो यूनिकॉर्न बन गया। दैट्स अ गुड न्यूज़, बट इट्स ऑल नॉट दैट गुड। इसमें बहुत सारे हर्डल्स भी हैं। अच्छी बात है कि नायका नाम की ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, लेकिन ये अकेली ऐसी कंपनी है यूनिकॉर्न कैटेगरी में हमारे देश में जिसके फाउंडर एक महिला है। बाकी की जो कंपनीज हैं उनके फाउंडर कौन है? मैन। यहाँ पर चलिए, यूनिकॉर्न बनाना या फिर कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है तो दैट्स इटसेल्फ इज अ गुड न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी। बट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन वी कैन सी दैट बहुत ही कम महिलाएं जो हैं वो स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रही हैं। दिस फर्स्ट says much about gender imbalance in startups, and it applies to both founders and funders. फाउंडर्स भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर पुरुष हैं। फंडर्स भी अगर आप देखेंगे, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन सारी कंपनीज में, उनमें उसमें भी आप पाएंगे कि उसमें भी ज़्यादा पुरुष ही हैं या फिर मैन ही हैं। महिलाएं इसमें बहुत ही कम है। आरबीआई का एक सर्वे कंडक्ट किया गया और आरबीआई का कहना यह है, सर्वे का कहना यह है कि ऑल स्टार्टअप्स विथ ओनली वन फीमेल फाउंडर, ऐसी सिर्फ 5.9 कंपनीज ही हैं हमारे देश में। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 5.9%, दैट इज़ नथिंग। और इसको लेकर हमें कुछ एक्शंस या फिर कुछ स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। सर्टेनली मेनी मोर women आर स्टार्टिंग टेक कंपनीज नाउ। 1990 से 2010, ये जो 20 साल है, इसमें सिर्फ 26 ऐसी महिला लेड स्टार्टअप हमारे देश में थे। 2014 तक पहुँचते पहुँचते ये आंकड़ा 75 हो गया और 2019 की बात करें तो ये 184 ऐसी कंपनीज हो गई है जिसमें एटलीस्ट एक महिला फाउंडर हैं या फिर को फाउंडर हैं, एटलीस्ट एक महिला। तो मीन्स आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, दैट्स ए गुड थिंग, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा अभी भी बहुत ही कम है। बट women led startups got less than 5% of total funding between 2018 and 20 according to your story research। जो टोटल फंडिंग स्टार्टअप्स को दिया जाता है उसमें से 5% से भी कम फंडिंग जो है वो महिलाओं के द्वारा स्टार्ट की गई स्टार्टअप को दिया गया। और पेंडेमिक के बाद तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। फंडिंग फॉर women run startups fell 24% in the first half of 2020 found a Makers India study। तो पेंडेमिक के बाद महिलाओं के द्वारा स्टार्ट की गई स्टार्टअप को और ज़्यादा
हर्डल्स फेस करने पड़े। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपकी कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही है या फिर एक अच्छी सर्विस डिज़ाइन की है आपने, सारी चीज़ें सही चल रही है, अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है, यू नीड मनी फॉर दैट। और उस वक्त सिर्फ पैसे ना मिलने की वजह से, और कुछ रीजंस में से एक रीज़न ये भी कि क्योंकि आपकी कंपनी जो है एक महिला ने स्टार्ट की है, तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा सोचेंगे कि क्या ये कंपनी सक्सेसफुल होगी नहीं, हो जो जेंडर बायस है वो वहाँ पर दिखेगा, और फिर वो पैसे ऐसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और फिर कोई और जो आपका एक इनोवेटिव आइडिया था, जो नेक्स्ट लेवल पर आपको जाना था, वो वहाँ पर आप नहीं जा पाए, और कोई और जो है वो बाजी मार गया। आरबीआई का सर्वे ये भी कहता है कि ये जो महिलाएं हैं, स्टार्टअप करने वाली महिलाएं, ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, तो उसमें से 42.9% महिलाओं ने अपना जो फंड है, अपने जो पैसे हैं, वो उनको या तो किसी दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार से मिले हैं। उनको जो वेंचर कैपिटल हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इनसे इतने पैसे नहीं मिले जितने उनको अपने सोशल ग्रुप में से पैसे मिले। जब इज़राइल में ये चीज़ सामने आई कि ये जो महिला फाउंडर्स हैं ये बहुत ही कम है, 2019 में ये पता चला कि लगभग 8% जितनी ही स्टार्टअप्स की जो ऑनर हैं वो महिलाएं हैं, तो इज़राइल ने इस आंकड़े को डबल करने की शुरुआत की, और इज़राइल इसमें एक हद तक सक्सेसफुल भी रहा। वी शुड डू द सेम थिंग। अब हमें पता चला है कि हमारे देश में आंकड़ा जो है वो 5% से भी कम है, तो वी नीड टू फंड, वी नीड टू ट्रेन, वी नीड टू सपोर्ट ऐसे महिलाएं जो स्टार्टअप करना चाहती हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है। और इसकी एक रिपल इफेक्ट भी होती है। रिपल इफेक्ट ये होती है कि फीमेल रन स्टार्टअप्स जो हैं, दे विल हायर मोर विमेन एज वेल, तो इससे ओवरऑल सोसाइटी में भी इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। फ्री प्रेस जर्नल का ये आर्टिकल है, लिव इन ऑल अबाउट पर्सनल ऑटोनॉमी सेज हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है कि एक टिपिकल सेंस में एक लड़का और एक लड़की विदाउट मैरिज एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक घर के नीचे रहते हैं, राइट। इनके बीच में शादी नहीं हुए, देयर लाइक मोर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो ऐसे जो रिलेशनशिप हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हमें पर्सनल ऑटोनॉमी यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना चाहिए, ना कि सोसाइटी की मोरालिटी के स्टैंडर्ड से। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। नाउ सी, वी डू अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में रहें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी के जीवन में ऐसा है, सेलिब्रिटीज़ के जीवन में भी ऐसा होता है कि भले ही वो बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उनके भी पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, देन दे यूज्ड टू कम फ्रॉम मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास की जो एक थिंकिंग है, प्रोसेस है, तो उसमें से आते हैं। तो उनको भी नहीं पसंद कि उनके बच्चे जो हैं वो ऐसे रिलेशनशिप में रहें, कि लिविंग रिलेशनशिप में रहें। लेकिन जब किसी देश में कोई कानून बन जाता है, कोई ऐसा लॉ आ जाता है, फिर धीरे धीरे, अभी नहीं तो फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ जो है वो ख़त्म होने लगती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोचें। आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे कि एक आज से बहुत सदियों पहले की बात है कि सती सिस्टम को रोकने के लिए एक कानून लाया गया। तो आज हमारे देश में सती सिस्टम जो है, इट इज़ टोटली गॉन। सती सिस्टम का जब एंटी सती कानून आया, तो ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ द सडन लोगों ने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लेकिन धीरे 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 करके ये चीज़ जो है वो फेड आउट हो गई। देन वी कैन से कि एक वक्त ऐसा था कि जब डिवोर्स के बारे में सोचना जो है, दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल। कि डिवोर्स जो है मीन्स एक बार शादी हो गई, दैट्स इट, मीन्स फिर जैसे भी हैं यू हैव टू स्टे लाइक दैट। लेकिन फिर जब लॉ बने
और फिर लॉ के अंदर ये भी है कि डिवोर्स शादी जैसे हो सकती है वैसे डिवोर्स भी हो सकता है। तो फिर धीरे धीरे करके हमें ये देखने को मिला कि लोग जो हैं वो फिर उनको जब ऐसा एक पॉइंट तक पहुंच गए देन दे अप्लाइड फॉर डिवोर्स एज वेल। और आज हम देखते हैं इट्स अ वेरी रूटीन थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो जब किसी चीज़ को लेकर कोई लॉ आता है किसी देश में, किसी भी देश में, देन यू विल फाइंड कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो उस हिसाब से अपने आप को मीन्स ढाल लेते हैं, मीन्स दे फिट इन। या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन चीज़ों को करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो फॉर एग्जांपल जो जो एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी है उनकी बात करें तो व्हेन इट वाज इलीगल, एल जी बी टी क्यू कपल एक दूसरे के साथ अगर मीन्स एक कपल जो है अगर दे फॉल इन दिस एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी एंड इफ दे हैव सेक्स तो दैट वाज इलीगल। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो छुप छुप कर होती थी और जब कुछ लोगों को परेशान करने के लिए उनके ऊपर केसेस भी किए जाते थे, उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा इंटरफेरेंस भी किया जाता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यू कैन लिव इन टुगेदर, आपका अगर पर्सनल रिलेशनशिप है देन यू कैन हैव दैट, उसके बाद जो है वो चीज़ें अब उनको इस प्रकार से परेशान करना जो है वो धीरे धीरे मीन्स पॉसिबल नहीं होगा। कई जगहों पर आज भी होता है लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें जो हैं वो ओके हो जाएगी। तो यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें पसंद है नहीं पसंद है, दैट्स आवर पर्सनल चॉइस, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर फैमिली वैल्यूज़। किस जगह पर हम बड़े हुए हैं, कौन से शहर में बड़े हुए हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इट इज़ गुड और बैड, इट डिपेंड्स। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अप्रूव किया है कि और इसी चीज़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जो हैं उसको हमें पर्सनल ऑटोनॉमी, आर्टिकल 21 जो है ये पर्सनल लिबर्टी के बारे में, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो एक व्यक्ति को, एक एडल्ट अगर चाहता है कि वो किसी दूसरे एडल्ट के साथ रहें तो ये फिर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका मैटर होना चाहिए। ये सोशल मोरालिटी का मैटर कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, सही है, गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ था कि दो इंटरफेथ कपल्स, तो एक एक्स रिलीजन से दूसरा वाई रिलीजन से, तो ऐसे जो दो कपल्स थे उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी विच इज़ वेरी नेचुरल कि जो लड़की के घर वाले हैं वो फिर परेशान करते हैं या फिर धाक धमकी दी जाती है कि ये ऐसा रहने बंद कर दो वरना मार दिए जाओगे, ये वो एक्सेट्रा। तो फिर पुलिस के पास भी अगर जो ऐसे कपल्स जाते हैं तो पुलिस भी जो है वो उनको, क्योंकि उनकी भी मेंटालिटी वही है, उन्होंने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस चीज़ को देखा है, उन्होंने आर्टिकल 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को नहीं देखा है, तो फिर पुलिस के पास से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट ने ये कहा है कि यू हैव टू सी इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आर्टिकल 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, और राइट टू लाइफ जो है इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। और ऐसे कपल्स कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी मदद करना जो है वो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है। द कोर्ट ऑर्डर कम्स आफ्टर द दिल्ली हाई कोर्ट पुल्ड अप उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर हरासिंग ए यंग एडल्ट कपल। तो उसके बाद ये कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है। तो एनीवे, living in is good or bad, that's not important, means it is important for your personal life, अगर आप इसको सोचना, और मे बी इंटरव्यू में आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा जाए तो आप इसके बारे में एक बार सोच लीजिएगा। लेकिन यू हैव टू सी इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आर्टिकल 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैटर को देखना है। और सोशल मोरालिटी और पर्सनल ऑटोनॉमी की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन किसका साथ दिया है? पर्सनल ऑटोनॉमी का, बिकॉज पर्सनल ऑटोनॉमी, पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी कि फंडामेंटल राइट को फिर से एक बार डिफेंड किया है। एक बहुत ही फैक्चुअल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आपको पढ़ने को मिलता है, इज इंडिया रेडी फॉर ए वर्ल्ड वेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल डोमिनेट ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ही कम लोगों को यह फैक्ट पता होगा कि इट वॉज बैक इन 29 जनवरी 1886, अगेन 29 जनवरी 1886, कार्ल बेंज नाम के एक जर्मन इंजीनियर ने एक पेटेंट फाइल की 37435। और ये पेटेंट किस चीज़ को लेकर थी? एक ऐसा व्हीकल जो गैस इंजन से चलता है। और फिर कुछ महीनों के बाद बेंज मोटर ने कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। दिस वॉज द बिगिनिंग
ऑफ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड व्हीकल्स यूजिंग गैस इंजन्स। ये एक नई शुरुआत थी उस टाइम पर। घोड़ा गाड़ी जो है वो धीरे धीरे अब उसके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया। जैसे कि आज जो इंटरनल कंबशन आइस इंजन जिसको कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, जो नॉर्मल हमारे पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स है, इसमें ट्रक आ गया, मोटरसाइकिल, कार, एवरीथिंग। तो ये जो आईसी इंजन है उसका एक चैलेंजर आ चुका है, दैट इज ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो ऐसे ही उस टाइम पर 1886 के समय और कुछ महीनों के बाद ये होने लगा कि अब घोड़ा गाड़ी जो है उसका एक कॉम्पिटिटर आ चुका था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, 1886 से पहले भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। विलियम मॉरिसन नाम के एक केमिस्ट थे, ये हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के ये थे, और उन्होंने 1880 में, पे अटेंशन हियर, दिस इज 1886, दिस इज 1880, 1880 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जिसमें 6 लोग बैठ सके, 6 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, 1880 की बात है ये। और 1900 तक पहुंचते पहुंचते, कैन यू बिलीव दिस फैक्ट कि यूएसए में 1/3 यानी कि 33% जितने जो व्हीकल्स थे, आज के जो व्हीकल्स है उस उतने ज़्यादा व्हीकल्स उस टाइम पर नहीं थे। घोड़ा गाड़ी ही सबसे ज़्यादा उस टाइम पर भी चल रही थी, लेकिन जितने जो व्हीकल्स थे, जैसे ऑटोमोबाइल्स थे, उसमें से 1/3 जितने यानी कि लगभग 33.33% जितने व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स थे यूएसए में। फिर फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड ऑटोमोबाइल, इन्होंने कार्स का मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो नॉर्मल कार्स हैं, आईसीई कार्स या फिर आइस कार्स, तो इसकी शुरुआत की। और एक रीजनेबल प्राइस में अगर आपको कार मिल जाती है, और फ्यूल की प्राइस भी उस टाइम पर बहुत ही रीजनेबल, मीन पानी के भाव, पानी से भी कम, यू नो, इट वाज नियर, मीन्स कुछ पैसे आप दीजिए और आपकी टैंक फुल हो जाएगी। तो अगर आपके पास कार के पैसे हैं और थोड़े बहुत फ्यूल के पैसे हैं, तो इट वाज वेरी इजी टू ओन अ कार इन यूएसए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दो चीज़ों का डेडली कॉम्बिनेशन हुआ, रीजनेबल प्राइस्ड कार और चीप प्राइसेस ऑफ गैसोलिन यानी कि फ्यूल या फिर पेट्रोल। और 1990 से हुआ ये कि ईवीज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक बेंच में चली गई, और धीरे धीरे करके फिर बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है कि हमने ज़्यादातर ये सारे कार्स और मोटरसाइकिल्स बनने लगे, बड़े इंजन्स, बड़े ज़्यादा बीएचपी, ज़्यादा टॉर्क, ये वो नई स्टाइल, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें, ग्रेजुअल इनोवेशंस, जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हम कहते हैं, वो होने लगे। पहले कार जो है वो ए टू बी जाने के लिए थी, फिर उसमें लग्जरी ऐड की, स्टाइल ऐड हुई, सेफ्टी फीचर्स फिर ऐड हुए, फिर कार जो है उसको लेकर हम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं, लेकिन कार जो है वो ऐसा एक पार्ट बन गया हमारे लिए कि हम हमारी दुनिया में घूमने के लिए भी स्टार्टेड यूजिंग कार, कि फैमिली के साथ घूमना, ये वो सारी चीज़ें कार ने पॉसिबल की। तो बाकी की स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती हैं, और फाइनली पेट्रोल और डीजल के बारे में फिर हमें ये पता चलने लगा कि इससे हमारे शहर, इससे हमारा देश, हमारी दुनिया जो है ये पॉल्यूट हो रही है, और हमारे ब्लड में भी ये जो स्मोक है और इसके जो कार्बन और इसके सैंपल्स जो है वो हमें देखने को मिले। तो दिस आर द थिंग्स दैट मीन्स, अब पूरे पॉल्यूशन की वजह से क्या है, और हमारे देश भारत की क्या बात करें कि दुनिया के टॉप जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से 20 सिटीज़ हैं, तो उसमें से लगभग 13-14 सिटीज़ तो सिर्फ हमारे हैं दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़। तो हमारी सिचुएशन, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। फिर जैसे फॉसिल फ्यूल, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब एक फॉसिल फ्यूल के ऊपर व्हीकल्स चलने लगे, तो फॉसिल फ्यूल सप्लाई करने वाले जो देश हैं उनकी भी ताकत बढ़ गई। फॉर एग्जांपल ओपेक कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, और इसमें वैसे फ़िलहाल 13 कंट्रीज़ हैं। कतार जो है उसने 2019 में, 1 जनवरी 2019 में कतार ओपेक को छोड़कर चला गया। तो ऐसे अलग अलग देश फिर ऐड हुए, कम हुए, ये सारी चीज़ें हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि क्योंकि ये देश फ्यूल सप्लाई करते थे और दुनिया फ्यूल के ऊपर चल रही थी, तो ये देश जो है वो काफ़ी ताकतवर बन गए, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ भी जनरेट हुई। एंड वी नो द स्टोरीज अबाउट द किंग एंड प्रिंस एंड ऑल ऑफ दिस ओपेक नेशंस, या फिर उनके डिक्टेटर्स जो हैं उनके पास कितना पैसा होता है, ये सारी चीज़ें वी नो, राइट। और उनकी एक कहीं ना कहीं दादागिरी भी चलती है, वो इंटरनेशनल लेवल पर कह भी देते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपना काम जो है वो करवा लेते हैं, क्योंकि वो ऑयल सप्लाई करते आए हैं और उनके पास पैसा है। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे
बैक बेंच पर जाएगी और धीरे धीरे अब क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब इस आर्टिकल में एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर चले, जिसमें पेट्रोल की टैंक नहीं लेकिन बैटरी हो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भारत में ऑपरेट करना, इसको चलाना जो है ये बहुत ही चीप है। चीप यानी कि बहुत ही कम प्राइस में, 80 पैसा पर किलोमीटर। 80 पैसा पर किलोमीटर इज़ वेरी इंट्रिगिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है ये, क्योंकि एक नॉर्मल जो पेट्रोल कार है उसको अगर आप चलाएंगे पेट्रोल में तो इट विल कॉस्ट यू 7 to 8, दिस इज़ एन एवरेज। कुछ ऐसी भी कार्स आती हैं जो 15 रुपये पर किलोमीटर की प्राइस, तो उसके हिसाब से अगर 7 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 80 पैसे इज़ नथिंग। और जैसे जैसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, फ्यूचर में जब सोलर पेंट्स आएंगे कि आपका घर जो है उसका बाहर का जो पेंट है वो भी सोलर हो जाएगा और आप वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। आपकी ऑफिस की बिल्डिंग, हर जगह पर जहाँ जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे ये प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। एक समय ऐसा भी होगा कि नियरली फ्री में आपकी कार जो है वो, ट्रांसपोर्टेशन विल बी मोर लाइकली फ्री, चीप होगा, वेरी चीप, 10 पैसा 20 पैसा मे बी। और क्या पता फ्यूचर में फिर ऐसा भी हो जैसे मोबाइल फ़ोन्स के साथ हुआ, दैट कॉलिंग जो है एक समय पर 1 रुपीज़ पर कॉल था, 7 रुपीज़ पर कॉल था पर मिनट, आज अनलिमिटेड बात कीजिए 24/7, इट्स फ्री। तो ऐसा भी फ्यूचर हो सकता है। अब इंडिया में प्रॉब्लम जो है वो है इन्वेस्टमेंट का। ईवी में इतना कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ कि व्हाट यू नीड इज़ यू नीड चार्जिंग स्टेशंस। तो हमारे देश में चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे देश में अभी फ़िलहाल 427 चार्जिंग स्टेशंस, बस इतने बड़े देश में सिर्फ इतने ही चार्जिंग स्टेशंस, तो दिस इज़ अ बिग बिग डेफिसिट। 2013 में उस टाइम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, यूपीए सरकार, उन्होंने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया और ये प्लान था कि 2030 तक हमारे देश में जितने व्हीकल्स होंगे वो 30% जितने व्हीकल्स ईवी होंगे। फिर फेम स्कीम आती है, इसमें भी फेम यानी कि फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2019 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें यह था कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो, लोग ईवीज़ को ख़रीदे भी, इसके लिए बजट भी रखा गया $1.5 बिलियन का। लेकिन यस, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही सक्सेसफुल है या फिर आई कैन से कि ये पूरे कंप्लीटली फेलियर है, ऐसा नहीं है। ये स्कीम एक मीडियम एवरेज स्कीम है, लेकिन अब फ्यूल की प्राइस बढ़ती जा रही है तो अब लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट जनरेट हुआ है कि नहीं, वी नीड टू थिंक अबाउट ईवी। ईवी को लेकर लोग आज इसलिए डरते हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है। महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी कुछ कंपनीज हैं जो अलग अलग कंपनीज के साथ मिलकर उनको ईवी सप्लाई करने की कोशिश में बातचीत चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है। ईवी मार्केट के बारे में ये भी कहा जाता है कि 2025 तक ये 700 मिलियन जितनी बड़ी मार्केट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं ये लिथियम बेस्ड बैटरीज पर चलते हैं, तो 200-250 जितनी एवरेज रहती है इनकी, इतना उसके बाद आपको फिर से इसको चार्ज करना है और लगभग 12 घंटे हो जाते हैं आपके घर में चार्ज करें तो ये जो ज़्यादा टाइम है और लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशन जो हैं, इसकी वजह से ईवी जो है वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं, और इसकी नेसेसिटी है लेकिन ये अभी भी यू कैन से अभी भी अवेलेबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है ईवी को यूज़ करना। और ज़्यादातर ये लिथियम बेस्ड ईवी बैटरी बनाने वाली कंपनीज जो हैं ये चाइनीज़ कंपनी है। चाइना ने पहले से ही कुछ अफ्रीका के देश और साउथ अमेरिका के देश जहाँ पर लिथियम और दूसरे से मिनरल्स अवेलेबल हैं तो उनके साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए और एक लंबे समय से वहाँ से ये सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स जो हैं उनको माइन कर रहा है चाइना। तो इस क्षेत्र में चाइना एक डोमिनेटिंग प्लेयर डेफिनेटली है। ओपेक की जिस प्रकार से दादागिरी चल रही थी वैसे ही आने वाले समय में वो देश जो ईवी को पैदा करेगा, ईवी के लिए जो सप्लाईज़ हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, इसमें बैटरी भी आ गई, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन करेगा जो देश, वो देश आने वाले वक्त में नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो ईवी का है तो उस समय पर वो देश सबसे ताकतवर होगा। तो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यह है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, डियर फ्रेंड्स, इनको प्लीज़ आप PDF डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन कि क्या बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो रेगुलर द हिंदू एनालिसिस इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ा बहुत
काम करना है वो ये है कि ऑन रेगुलर बेसिस आप कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर, जैसे कि कुछ नाम है यहाँ पर, इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इकोनॉमिक टाइम्स जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है। हिंदू न्यूज़पेपर का भी एक बिजनेस लाइन करके न्यूज़पेपर आता है, और मिंट नाम का एक न्यूज़पेपर है। तो ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कौन सा फ़ोन अच्छा कौन सा फ़ोन बुरा ऐसा नहीं है। आप क्या, आपका यूज़ क्या है, दैट मैटर्स। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ने हैं तो आप इन चार में से कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको जो चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, ये बैंकिंग एग्जामिनेशन, जैसे कि जो हमारे शक्तिकांत दास है तो उनको और 3 सालों के लिए आरबीआई का गवर्नर बनाया जाएगा, या फिर उनकी टर्म जो है उसको एक्सटेंड की गई है। तो ये डिसीजन कौन लेता है, तो ये डिसीजन लेती है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट इस प्रकार के डिसीजंस लेती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। फिर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंजम्पशन ग्रोथ, या फिर फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स जिसको हम कहते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपकी रेगुलर जो खाने पीने की चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरीज हैं जो ज़्यादातर मॉल्स है और बड़े स्टोर से खरीदते हैं, छोटे स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। तो एज यू कैन सी कि एप्पल, यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी, वीज़ा, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनका कहना ये है कि सेकंड वेव ये जो ख़त्म हुई उसके बाद ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स का ग्रोथ है, तो अगर इसका ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, तो दिस इज़ ए गुड साइन फॉर इकोनॉमी। फिर अदानी ग्रुप ने एक क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी जो है, क्लियर ट्रिप में एक स्टेक यानी कि एक प्रकार का हिस्सा, तो पिक्सअप स्टेक यानी कि उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और अदानी ग्रुप जो है वो आगे जाकर सुपर ऐप में काम करना चाहती है। तो आप देखिए कैसे कुछ ऐसी ट्रेडिशनल कंपनीज या फिर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, जैसे कि रिलायंस जो है ये रिफाइनरी बिजनेस में थी, अदानी जो है ये कोल बिजनेस में भी हैं, अब धीरे धीरे वो डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोर सेक्टर, अब कोर सेक्टर के जो कंटेंट है उसको देखिए, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। डोंट मीन्स, इसको ऐसे मत देखिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक नॉर्मल पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, तो आप देखेंगे कि ये 8 कोर सेक्टर नाम जो है, कोर सेक्टर इंडस्ट्री, लगभग सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा। अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में आपको स्टील की आवश्यकता रहेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता रहेगी, और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए या फिर कोई रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो उसके लिए रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा की आवश्यकता रहेगी। तो उस हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये कोर एक बनते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज के, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। तो अगर इसमें इंक्रीज है, अगर सारे के सारे जो ये हैं, कोयला अगर इंक्रीज हुआ, इसका इस्तेमाल, क्रूड ऑयल का इंक्रीज हुआ है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही, तो ओवरऑल इसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, या फिर उसकी स्पीड अच्छी है। लेकिन अगर आपको ये देखने को मिलता है कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज आउटपुट ग्रोज एट 7-month लो इन सितंबर, तो ये चिंता का विषय बन जाता है कि ये 8 सेक्टर में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। इसका मतलब है ओवरऑल इकोनॉमी में भी एक ड्रैग हमें देखने को मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट हिट्स 4-year लो, सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है ये पिछले 4 सालों में सबसे कम लेवल पर पहुंचा है। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड दैट्स एवरीथिंग। तो ऐसे न्यूज़ आपको पढ़ने हैं। एंड कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है वेस्ट बंगाल। एंड आज का एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नाउ द थिंग इज टुमारो इज संडे, तो नो लेक्चर ऑन संडे। नाउ आई विल डायरेक्टली मीट यू ऑन मंडे। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। ये ऑफर संडे तक यानी कि कल तक ही है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा और आपका वीकेंड एंजॉय कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। आई विल सी यू ऑन मंडे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।